नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। तो आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं सबसे अनोखे अंदाज में सबसे अलग एग्जिट पोल। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको एक एक सीट का एग्जिट पोल दिखाएंगे। जी हां, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीता है, कौन हारा है, जिसे आपने वोट दिया। मसलन अगर आप नोएडा में रहते हैं, आपने नोएडा में वोट दिया है, तो नोएडा सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तक हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। दो एजेंसियों का सर्वे हम आपको बता रहे हैं फिलहाल। इसके बाद हम आपको तीसरी एजेंसी का सर्वे बताएंगे, जो होगा सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद। सबसे पहले चलते हैं हम हमारी सहयोगी शीतल राजपूत के पास। शीतल, हम आपको बताएंगी नेशनल टेली, सी वोटर और एक्सिस की नेशनल टेली क्या कहती है और उनका जो एवरेज है वो क्या कहता है। बिल्कुल दीपक, दोनों ही एजेंसियां पूर्ण बहुमत दे रहा है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को। अगर हम बात करें एनडब्ल्यूएस सी वोटर की, तो आप देख सकते हैं, अभी हम आंकड़े दिखाएंगे। बीजेपी और एलायंस को 289 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं एनडब्ल्यूएस सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस और सहयोगियों को 101 सीटें मिल रही हैं, जो कि 158 कम है पिछली बार के मुकाबले, और अदर्स को 153 मिल रही हैं, जो कि 28 ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन यहां पर पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत बीजेपी एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है एनडब्ल्यूएस सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक। अगर हम बात करें हमारे दूसरे सर्वे की, एक्सिस का जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक वो भी पूर्ण बहुमत बीजेपी को दे रहा है। 287 सीटें एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। 128 पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। पूर्ण बहुमत है, क्लियर कट बहुमत है। 2009 में 159 सीटें जो थी वो बीजेपी प्लस को हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इस सर्वे के मुताबिक, एक्सिस के सर्वे के मुताबिक 287 सीटें बीजेपी प्लस को मिल रही है, यानी बीजेपी और सहयोगियों को। कांग्रेस और सहयोगियों की बात करें तो 107 सीट इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और सहयोगी दल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 152 पिछली बार के मुकाबले कम है। यानी पिछली बार 2009 में 259 सीट लेकर आई थी कांग्रेस और सहयोगी दल, जो अब सिमटकर इस सर्वे के मुताबिक 107 तक रह जाएगी। अदर्स की अगर बात करें, अन्य दलों की, तो 149 सीट एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बाकी दल लेते हुए दिख रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले 24 ज्यादा हैं। अगर हम 2009 की बात करें तो अन्य दलों ने 125 सीट हासिल की थी। अब हम इनकी मीन की बात करेंगे, यानी एवरेज जो औसत है इन दोनों सर्वेस के मुताबिक, दोनों सर्वेस के एग्जिट पोल्स के मुताबिक। अगर हम बात करें एनडब्ल्यूएस सी वोटर एग्जिट के एक्सिस के एग्जिट पोल का औसत, तो नेशनल टैली में कुल 543 सीटें जो है, उसमें से बीजेपी प्लस जो है, यानी नरेंद्र मोदी जो है, वो 288 सीट हासिल करते हुए दिख रहे हैं, यानी पूर्ण बहुमत। दोनों ही सर्विस पूर्ण बहुमत बीजेपी प्लस को। कांग्रेस 104 औसत जो है इन दोनों सर्विस और एग्जिट पोल्स के मुताबिक बनता है कांग्रेस का, और जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कहा जाएगा, और अदर्स यानी अन्य 151। ये औसत है एनडब्ल्यूएस सी वोटर और एक्सिस के एग्जिट पोल का। दीपक, बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस अपने पूरे के पूरे राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब परफॉर्मेंस करने जा रही है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस करने जा रही है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे कम नंबर्स लेकर आ रही है, 2 डिजिट में सिमट कर रह जाएगी अगर इन एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए तो, अगर इन एग्जिट पोल को माना जाए तो, और अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। लेकिन ये एक ट्रेंड जरूर बताते हैं, ये एक इंडिकेशन जरूर बताते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला, हम भले से ये मान ले कि मोदी बहुमत से थोड़ा दूर रह सकते हैं, कुछ हो सकता है, हालांकि हमारा एग्जिट पोल ऐसा नहीं कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात साफ है कि कांग्रेस अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस के साथ इस इलेक्शन के अंदर निकल कर आ रही है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि 1 घंटे के बाद मेरी आवाज को फिर से यहाँ पे मौका मिला है, और पिछले 1 घंटे से भगवा पहने हुए हमारे पत्रकार भाई साहब और आरती मेहरा जी के प्रवचन को मैं सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि यही चीज जो आज यहाँ पे हो रही है पिछले 1 घंटे से, वही एग्जिट पोल में हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ वोटर है उनकी ओवर पोलिंग हुई है। और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड जो दिख रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बिहार में एक एग्जिट पोल दिखा रहा है आरजेडी कांग्रेस अलायंस को 2 सीट, और एक दूसरा पोल दिखा रहा है 14 सीट। 2 और 14 में इतना अंतर 40 सीटों के उसमें कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा शायद कोई एग्जिट पोल शायद इसमें विश्वसनीयता के पात्र हों,
पर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई ना कोई गलती जरूर दिखाई दे रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी विडंबना की बात है कि जिनको इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है, वो चैनल की निष्पक्षता पर बहुत बेकरार है। और मुझे तो लगता है कि भगवा पहने भाई साहब तो अभी स्वेरिंग इन भी करा दे मोदी जी की इन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को देखकर। नहीं शहजाद, ये उनका व्यक्तिगत विश्लेषण, ये उनका व्यावसायिक विश्लेषण था, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एग्जिट पोल जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत को प्रोफेशनल ना कहिए। नहीं, ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल, उनका एक प्रोफेशनल जजमेंट है, उनका एक प्रोफेशनल नजरिया है। चलिए मैं 16 मई तक इसका इंतजार करते हैं। पर अगर मुद्दों पे बात करनी है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ये लोग अभी जो भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे को मोदी जी ने सामने नहीं लाया। राम मंदिर का एजेंडा मैनिफेस्टो में उठा, मोदी जी फैजाबाद गए, पीछे राम मंदिर का इन्होंने पोस्टर लगाया और भाई साहब कहते कि हिंदुत्व का एजेंडा ही नहीं उठा। इंडिया फर्स्ट की बात करने वाले अपने आप को पिछड़ी जाति का बता कर कैंपेन कर रहे थे। लोग कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट की बातें की। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये पत्रकार है, प्रवक्ता है, क्या है। मैं इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम पे टिप्पणी कर रहा हूं। राना आयुब ज्यादा बेहतर जानती है इस मामले में। शहजाद, इस समय हम लोग चुनाव परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं बुरे हैं उस पर इस समय चर्चा नहीं है। जो जाति की आवाज उठाई, इसी चैनल से हम लोगों ने उसका विरोध किया था, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन इस समय जो देश में अगर उनका नरेंद्र मोदी का समर्थन है, अगर उसको वोटें मिल रही है, हम लोगों के आकलन में आ रहा है, तो उसको मैं नकार के अपने प्रति ही बेईमानी करूंगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनके राजनीतिक व्यवहार से, उनके सोच से भी मैं बिल्कुल सहमत हूं या उनसे इतनी उम्मीद है कि वो जादू की छड़ी चला देंगे। इस गलतफहमी में मत रहो आप। लेकिन जो सत्य है वो हमको बोलना ही पड़ेगा। वो अगर आपको लग रहा है कि वो मैं भाजपा का समर्थक हूं, तो वो आपको लगने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यू हैव एवरी राइट हमारे बारे में अपनी धारणा बनाने का। लेकिन जैसा दीपक जी ने कहा कि बिल्कुल 100% जो मेरा पेशागत, जो मेरी अवधारणा है, जो मेरा दायित्व है, मैं अपने वक्तव्यों में, निष्कर्षों में, विश्लेषणों में वही करता हूं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कोई मेरी छवि कैसी बनाता है। चलिए, दोनों का वाद और विवाद हो गया। शहजाद, में फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अनिल जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। डॉक्टर अनिल जैन, यहाँ पर बड़ा सवाल ये, सरकार तो बन रही है लेकिन स्वरूप कैसा होगा? क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार होगी, ये सरकार जादू की छड़ी बहुत जल्दी घुमा पाएगी, अच्छे दिन ले आएगी? सब सोच रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर यही फिगर रहा तो अच्छे दिन आ जाएंगे जल्दी से, और कितने दिन में आएंगे ये अच्छे दिन? देखिए दीपक जी, अच्छे दिन सरकार बदलने के साथ ही शुरू हो गए हैं और आपके एग्जिट पोल ने और तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल ने ये दिखाया है। ये एग्जिट पोल जल्द ही एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हो जाएंगे 16 तारीख को, तब शहजाद भाई को भी विश्वास हो जाएगा। लेकिन जैसा अच्छे दिन की बात है, अच्छे दिन तो शुरू हो गए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आज समाप्त हुआ है और सारे देश ने ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है। जो 10 साल से प्रताड़ित जनता यूपीए के कुशासन से अब वापस ठीक प्रकार के शासन में जाने वाली है, तो अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। जहां तक सरकार के स्वरूप की बात है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अच्छे दिन का दावा हिटलर भी किया करते थे जर्मनी के लिए। वो अब हिटलर से तुलना कीजिए या मुसोलिनी से तुलना कीजिए, क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। स्कैम और घोटालों की सरकार मैंने नहीं की, मैंने कहा अच्छे दिन की जो ये है, हिटलर भी उसका प्रयोग नहीं, करते थे। वो आप मैंने थोड़ी ना कहा। आप किसी से भी तुलना करिए, मोदी जी की तुलना हिटलर से नहीं की, वो आपके मन में है। लेकिन ये वो आपके मन में है, ये आपकी खिसियाहट है, आपके मन में शायद होगा। आपकी खिसियाहट है। वो हिटलर भी यही कहते थे। आपकी खिसिया नहीं, जो कहते थे वो कहते थे। अभी देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, हिटलर क्या कहते थे और ये मुसोलिनी क्या कहते थे। आप इन्हीं को ये जुमले पढ़िए, क्योंकि 10 साल में जो स्कैम, कुशासन और पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, सरकार ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, इस गर्त में डाल दिया है देश को। ये देश ने समझ लिया और इसी से कांग्रेस के परसेंटेज 10% कम हो रही है और ओवरऑल परसेंटेज 12 से 13% तक पोलिंग बढ़ रही है। ये इस बात का द्योतक है कि जनता में एक तरफ तो
नरेंद्र मोदी के प्रति पॉजिटिव कैंपेनिंग, पॉजिटिव उभार है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है वो भी जनता ने प्रदर्शित किया है। 1984 के बाद देश का 66% पोल हुआ था, आज उससे भी ज्यादा पोलिंग हुई है। 84 में जब सहानुभूति की लहर थी इंदिरा जी की डेथ के बाद, उस लहर के बावजूद भी इस बार पॉजिटिव कैंपेन पर लहर बढ़ी है, देश में परसेंटेज बढ़ा है। ये इस बात का परिचायक है कि देश के लोगों को नरेंद्र भाई मोदी से उम्मीद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत उम्मीद है, स्पष्ट बहुमत के साथ बनने, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और ये उम्मीद सबसे पहले शुरू हुई थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी का जादू चलेगा, क्या उत्तराखंड में उनका जादू चलेगा। शीतल हमें बताएंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हाल, और क्या देखकर आप चौंकेंगे, अपनी कुर्सी छोड़िएगा मत। बिल्कुल, जो भी ये सुनेगा और देखेगा वो जरूर चौंकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये एग्जिट पोल्स हैं, दोनों एग्जिट पोल्स जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसा लगता है इन आंकड़ों को देखकर कि नरेंद्र मोदी ने जो कवायद की थी और बीजेपी ने शुरू से ही जो उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाया, उनके सेनापति वहां पर तैनात थे अमित शाह, और पूरा जोर जो था, फोकस जो था वो उत्तर प्रदेश पर था। खुद वो वाराणसी से चुनाव लड़े, तो उससे लगता है कि शायद ये फायदा मिलता दिख रहा है उनको। अगर हम NWSC वोटर के एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो यूपी उत्तराखंड की टैली कुछ इस तरह से है। उत्तर प्रदेश में 54 सीट बीजेपी प्लस को मिल रही है, पिछली बार से 44 ज्यादा। ये हैरान करता है कि 54 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में ले रही है। अगर ले रही है तो कहां से ले रही है। कांग्रेस प्लस को 7 सीट मिल रही है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 19 सीट कम है। समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कि रूलिंग पार्टी है वहां की, उसे केवल 11 सीट मिल रही है, पिछली बार के मुकाबले -12 है, यानी 12 सीट कम है। बीएसपी को 8 सीट हासिल हो रही है, जो पिछली बार के मुकाबले -12 है। अन्य या आम आदमी पार्टी, इंटरेस्टिंग बात यह कि आम आदमी पार्टी यहां पे खाता भी नहीं खोल पा रही है NWSC वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा बीजेपी का है, बीजेपी प्लस का, जो 54 सीट लेकर आ रही है, जो कि बड़ा सवाल है कि आखिर आएंगी सीट तो कहां से आएंगी। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतना बड़ा मार्जिन गेन करेगी या बाकी हिस्सों में, ये देखना होगा। एक्सिस के एग्जिट पोल की अगर बात करें हम, उत्तर प्रदेश की टैली अगर हम देखें तो ये इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो इनफैक्ट बीजेपी प्लस को 2 सीट ज्यादा दे रहे हैं। 56 सीट बीजेपी प्लस को यूपी में मिल रही है एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक, पिछली बार से 46 यकीनन याद है ज्यादा है। कांग्रेस प्लस को 4 सीट मिल रही है, यानी और भी खस्ता हालत पिछले पोल एग्जिट पोल के बजाय बनिस्बत 4 सीट, यानी पिछली बार के मुकाबले 22 कम है। कांग्रेस की बेहद पुअर परफॉर्मेंस। बीएसपी को 4 सीट केवल मिल रही है, बेहद पुअर परफॉर्मेंस, यानी -17 है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 16 सीट समाजवादी पार्टी ले रही है, यानी एक्सिस के एग्जिट पोल में थोड़ी राहत समाजवादी पार्टी को दिख रही है। कुछ सीट जरूर बढ़ी हुई है NWSC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले 7 का नुकसान है। आम आदमी पार्टी यहां भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक भी कोई खाता नहीं खोल पाई है उत्तर प्रदेश में। तो क्या अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से लुढ़कने वाले हैं वाराणसी में, और उनके जो तमाम लोग हैं, ये देखना होगा। अगर हम औसत की बात करें NWSC वोटर और एक्सिस के एग्जिट पोल्स दोनों का अगर हम मीन देखें तो उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी प्लस को 55 सीट, यानी नरेंद्र मोदी को 55 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस प्लस को, कांग्रेस और सहयोगियों को 5, समाजवादी पार्टी 14 और बहुजन समाज पार्टी 6 सीट लेकर आती हुई दिख रही है। दीपक। शीतल, आपने उत्तर प्रदेश इतना घुमा है, वाराणसी में कैंप किया है, आपको लगता है बीजेपी को इतनी सीटें आ जाएंगी? ये कहना मुश्किल है। वेव तो है, वेव तो दिखाई देती है जहां भी आप जाए, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें, पश्चिमी में, या मध्य उत्तर प्रदेश में अवध के इलाके में देखें। लेकिन 56, और इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये आंकड़े चौंकाते हैं उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से अगर देखा जाए 56 अगर आ रहे हैं तो कहां आ रहे हैं, ये पूरा ब्रेकअप देखना होगा। दीपक, ये पूरा ब्रेकअप देखना होगा। ब्रेकअप हम समझेंगे, ब्रेकअप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अनिल जैन के पास। डॉक्टर अनिल जैन, यकीन हो रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी। 55 से 60 सीटें बीजेपी ले जाने वाली है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है इन 15 सीटों में से। जो ब्रज प्रांत की सीटें हैं, ब्रज प्रांत में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अवध प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है इन 15 सीटों में से। जो ब्रज प्रांत की सीटें हैं, ब्रज प्रांत में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अवध में अगर एक आध सीट मिल जाए तो बहुत है। बुंदेलखंड में और सोनिया राहुल को तो जितवा दीजिए, सीट नहीं मिलने वाली।
सोनिया राहुल को तो जितवा दीजिए डॉक्टर अनिल जैन जी। सोनिया जी तो जीत रही है, लेकिन राहुल का अभी जीत खटाई में पड़ी है। रेणु, क्या आपको लगता है कांग्रेस इतना बुरा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि मैं खुद अमेठी में रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता यूपी में जहां तक ये असेसमेंट है, कुछ पॉकेट्स हैं, जरूर पिछली बार से नुकसान रहेगा, पर जो पॉकेट्स हैं वहाँ जैसे पुनिया जी की सीट है, बेनी प्रसाद वर्मा की सीट है, और लगता है बेनी बाबू जीतेंगे? हाँ, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है इस बार। और आप देखें वेस्टर्न यूपी में जरूर पोलराइजेशन के बाद बीजेपी को फायदा हुआ है, पर जैसे जैसे आप सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में मूव करते हैं तो ये जो वेव की बात हो रही है और 50 और 60 सीट की बात हो रही है, ये कहीं ग्राउंड पर दिखती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि जो बीजेपी है वो जो कास्ट कंसोलिडेशन है समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। बहुजन समाज पार्टी को जहां जहां उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं और काफी संख्या में दिए हैं, 21-22 सीट दी है, वहां उनको ब्राह्मण वोट, मुसलमान वोट, दलित वोट मिल रहा है। ये प्रचार ज्यादा है ग्राउंड पर, और बड़ा दिलचस्प होगा अगर आप हमको बताएं कि बीजेपी अकेले की कितनी सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी का नहीं बता रहे, सिर्फ प्लस बता रहे हैं, तो बीजेपी अकेले की कितनी सीटें आएंगी ये भी एक इंटरेस्टिंग नहीं। बाकी ओवरऑल जो पूरी टैली है उसमें अगर बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी हम देश की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ठीक है बीजेपी का पूरा है, पर जो हम लोग ट्रैवल किए हैं, केवल 2 सीटें हैं वहां अपना दल में। जी, जो यूपी में ट्रैवल किए हैं वो ग्राउंड पर इतना दिखता नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है, और मेरे ख्याल में कुछ अर्बन एरियाज में बीजेपी को फायदा हुआ है कांग्रेस के वोट इरोजन के बाद, पर रूरल एरियाज में अभी भी पूरी तरह कास्ट कंसोलिडेशन पूरी तरह से बरकरार है, और समाजवादी पार्टी अपना यादव और मुसलमान वोट बैंक को छोड़ा नहीं है, बीजेपी उसमें डेंट नहीं कर पा रही है। तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा अनरियलिस्टिक असेसमेंट है, और आप इसको थोड़ा कम करें तो शायद हमको ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर है। और सी वोटर का जहां तक सवाल है, नहीं कर सकते नहीं, सी वोटर का अगर आप दिखाएं 2004 में उनका क्या एग्जिट पोल का नतीजा था, इसमें एक्सिस भी और नहीं वो तो अलग है, हमने देखा सी वोटर का, और 2009 में उनका क्या प्रेडिक्शन था एग्जिट पोल का, अगर ये साइड बाय साइड दिखाएं तो शायद सही पिक्चर निकल के आएगी कि कितना नहीं देने को। तो आप 15 तारीख को अगर वो बात की जाए तो 2004 और 2009 में जिसने भी किया था वो सब गलत निकले, सब गलत निकले। तो हम यही कह रहे हैं कि एक एग्जिट पोल है, हम यही कह रहे हैं कि एक एग्जिट पोल है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 16 मई आ गई है, हम इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, हम यहाँ पर फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं बैठे हुए। और यहाँ पर गलत नहीं, हम केवल गलत दिखाने के लिए नहीं बैठे हुए कि कोई एक बार हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया तो हमेशा गलत ही होगा, ये भी एक प्रोफेशनल काम है, मेहनत से लाखों लोगों से बात की गई है, मेरी एक मिनट बात सुनिए, निकाली गई है। एक मिनट बात सुनिए, देखिए जो एग्जिट पोल करते हैं या सर्वेस करते हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? रेणु, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के सीपी राय साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीपी राय साहब, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर आ रही है और लगभग 55 सीटें उसके खाते में जा रही है, क्या कहेंगे आप? गलत साबित होगा। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आप सभी लोगों से, बहुत ईमानदारी से सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि आप में से किस व्यक्ति को या उसके परिवार को कोई भी सर्वे करने वाला व्यक्ति अभी तक चुनाव में मिला है? किसी भी चुनाव में मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे किसी दोस्त से आज तक किसी सर्वे की टीम का कभी आमना सामना नहीं हुआ। सीपी राय साहब, जब उत्तर प्रदेश में आपको जीत दिला रहे थे तब आप बड़े खुश थे, जब कोई रिसर्च होती, उत्तर प्रदेश में जब आपको जीत दिला रहे थे तब आप बड़े खुश थे कि अखिलेश की सरकार बन रही है, साइकिल आ रही है, तब आप बड़े खुश थे। आज आपको एग्जिट पोल बुरा लग रहा है। दीपक जी तब भी नहीं दीपक जी, ये नहीं कह रहा हूं मैं, तब भी समाजवादी पार्टी को 1 से 40 से 1 से 60 सीट तक लोग दे रहे थे। आखिरी दौर में आखिरी दिन एक चैनल ने 200 प्लस हमको किया था, अन्यथा 140 से 160 सीट तक लोग दे रहे थे। अगर 140 से 160 सीट और 225 सीट के अंतर को अगर माइनर एरर कहा जाए तो फिर इसका क्या, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन आपको याद होगा उस समय 160 के ऊपर सीट हमको कोई नहीं दे रहा था। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सर्वे होता ही नहीं है ना। 280 से लेकर 317 तक दे रहे हैं बीजेपी प्लस को, सारे चैनल्स 280 से कोई कम नहीं दे रहा, तो 280 से 317 तक दे रहे हैं सारे चैनल्स का। देखिए तो आप नहीं सीपी राय साहब, आपने ये कह दिया पार्टी के आंकड़े से आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपने ये कह दिया कि किसी कोई सर्वे वाला आज तक मिला ही नहीं,
तो इसका अर्थ तो यह है कि हम लोग जो सर्वे करते हैं वो केवल घर में कागज पर कर लेते हैं और किसी से मिलते ही नहीं है। इसमें कई लाख लोगों से बातचीत की गई है जाकर के। ये हो सकता है आपका परिवार नहीं, आपकी पार्टी भी सर्वे कराती है, सीपी राय साहब, समाजवादी पार्टी भी सर्वे करवाती है। इसलिए विश्वसनीयता पर प्रश्न हो सकता है। मुझसे, मेरे परिवार से, मुझसे किसी जानने वाले से और इस चैनल पर जितने लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं, क्या आपको कभी कोई सर्वे करने वाला व्यक्ति कहीं मिला है? अच्छा, जो यहाँ बैठे ईमानदारी से वही जवाब देते। चलिए 16 तारीख को इस पर हम बात करेंगे कि ये सर्वे कितना सही था, कितना गलत। पक्की बात रही जी। ये एग्जिट पोल 16 तारीख को एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हो जाएंगे, तब राय साहब को पता लगेगा। कल्याणी, क्या आपको ये फिगर आश्चर्यचकित करता है? आप खुद उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर रही। देखिए, मेरे को तो बीजेपी का 55 मिलेगा, ये मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रही है। मेरा हिसाब से 35-40 तक मैक्सिमम, इतना लिबरल आप दें तो तभी 40 तक जा सकते हैं। और समाज, ये बीएसपी को आप लोग बहुत कम दिखा रहे हैं, उसका वोटर्स बहुत साइलेंट वोटर्स हैं। मेरा हिसाब से उनको भी 15-20 तो जरूर आना चाहिए, 4 में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। कल्याणी, मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं। देश करप्शन और कुशासन से मुक्त चाहता है और सुशासन के स्वर्णिम युग की स्थापना चाहता है। जी, तो इसलिए मुझे, मेरा हिसाब से तो बीजेपी को भी ज्यादा लग रहा है। कांग्रेस तो आई कैन अंडरस्टैंड 4-5 से ज्यादा आने का संभव नहीं है, क्योंकि उनका ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है। और सबसे ज्यादा उनका मॉरल वो जो उत्साह होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। वो पहले से थोड़ा रिजाइन होके अभी हारने का तैयार होके बैठे हैं। अभी कैसे मोदी को रोकें, कैसे बाकी लोगों को सब मिलके थर्ड फ्रंट का गवर्नमेंट बनाई है, उसी में अभी भी उनका दिलचस्पी ज्यादा है। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये थोड़े अनरियलिस्टिक फिगर आ गए? बिल्कुल ऐसा लगता है। यदि ऐसी तस्वीर है तो इसका मतलब तो वहां सुनामी आ गई। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की जो स्थिति थी उसमें नहीं लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, बसपा का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस की स्थिति भले कमजोर थी, लेकिन ये 55 सीटें आने की उम्मीद तो नहीं दिखती है। थोड़ा सा फिगर जो है अनरियलिस्टिक है। फिगर अनरियलिस्टिक है। यहाँ पर रेणु, हम बात कर रहे थे कि फिगर कितना। अवधेश जी, रेणु के पास जाऊं उससे पहले, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सुनामी है, हवा चल रही है। आपको ये फिगर कितने रियलिस्टिक है? मैं सुनामी हवा नहीं कह रहा हूं, मैंने वोट परसेंटेज नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी, देखिए 17.5% वोट पिछली बार बीजेपी को था। इतना आने का मतलब है कि उसको 26-27% वोट उसको आना चाहिए। लेकिन कल्याणी भी मान रही है, मेरा भी आकलन था कि बीजेपी नंबर 1 35 से 40 तक यूपी में जा सकती है। तो यह संभव है कि 35-40 जो है वो 5-7 आगे और पीछे उसमें हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम अगर 55 दिखा रहे हैं तो यह संभव है कि वो 50 के नीचे आ जाए। कोई हम एकदम से वो नहीं करे, इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है। बाकी किसी को आश्चर्य हो सकता है। अगर बीजेपी को इतना आ जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं है। मेरा अपना आकलन भी यही था कि बीजेपी 35 के ऊपर और नीचे रहेगी, इतना मैंने सोचा था। इतना आपने सोचा था, लेकिन उत्तराखंड में हमने क्या सोचा, एग्जिट पोल ने क्या देखा है वो देख लेते हैं पहले। बिल्कुल, हम अगर उत्तराखंड की बात करें, एनडब्ल्यूएससी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में क्या स्थिति है। कुल सीट 5 है यहाँ पर उत्तराखंड में, और उसमें बीजेपी प्लस जो है आप देख सकते हैं उन्हें 4 सीट मिल रही है। एक बार फिर बीजेपी 4, और ये 4 का गेन है, यानी पिछली बार कोई सीट इन्हें ये पार्टी हासिल नहीं कर पाई थी। ये 4 का 4 का गेन है। कांग्रेस प्लस को 1 सीट मिल रही है, 4 का नुकसान है। अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं। ये हम बात कर रहे हैं सी वोटर एनडब्ल्यूएस की। अगर हम एक्सिस के एग्जिट पोल की बात करें तो एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में जो 5 सीट है उसमें से बीजेपी को 3 तो ये भी दे रहे हैं, यानी 3 का ही गेन है। कांग्रेस प्लस को 1 सीट ज्यादा दे रहे हैं, 2-3 का नुकसान। तो ये आंकड़े उत्तराखंड के। यहां पर भी क्लीन स्वीप बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दीपक, बिल्कुल शीतल, तो आपने बताया उत्तराखंड का क्या हाल है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आगे बात करेंगे बाकी राज्यों को, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
सटीक एग्जिट पोल, हम दो एजेंसियों के नतीजे एग्जिट पोल के हम आपको दिखा रहे हैं, NWSC वोटर और एक्सिस का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको उत्तराखंड के आंकड़े दिखाए थे, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। NWSC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, 4 ही का फायदा, पिछली बार 1 भी नहीं मिली थी। कांग्रेस को 1 मिल रही है, 4 का नुकसान है, ये NWSC वोटर का एग्जिट पोल कहता है। एक्सिस के एग्जिट पोल पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक ज्यादा फर्क नहीं, 3 सीट बीजेपी को मिल रही है, 3 का फायदा, 2 कांग्रेस को, 1 ज्यादा दे रही है कांग्रेस को, 3 का नुकसान है। अब हम मीन पर नजर डाल लेते हैं, औसत जो इन दोनों सर्विस का, इन दोनों एग्जिट पोल्स का है। इस औसत के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा रही है, अदर्स को 1 मिल रही है। उत्तराखंड में ये कुल 5 सीटों का जो मीन है, एवरेज, यानी 3 नरेंद्र मोदी बीजेपी, 2 कांग्रेस और अदर्स अन्य को 1 मिल रही है। अब हम नजर डालेंगे बिहार और झारखंड की टैली पर, यानी ये दोनों सर्वे जो हैं, ये दोनों एग्जिट पोल जो हैं, ये बिहार और झारखंड में किस तरह की तस्वीर उभरती हुई देखते हैं। बिहार की अगर बात करें, बिहार में कुल 40 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी प्लस को पर, यानी ये दोनों सर्वे जो हैं, ये दोनों एग्जिट पोल जो हैं, ये बिहार और झारखंड में किस तरह की तस्वीर उभरती हुई देखते हैं। बिहार की अगर बात करें, बिहार में कुल 40 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी प्लस को सी वोटर NWS 28 सीटें दे रहा है, जो कि 16 का फायदा है। आप देख सकते हैं 28 सीट, 16 का फायदा, एक बड़ी गेन बीजेपी के लिए। बिहार में भी 10 सीट कांग्रेस को मिल रही है NWSC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक, 4 का फायदा है कांग्रेस के लिए भी। 2 जेडीयू को, सबसे भारी नुकसान इस एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को उठाना पड़ रहा है, 18 सीटों का नुकसान। और कांग्रेस प्लस में हम आपको बता दें कि आरजेडी भी है, जिसके साथ उनका गठजोड़ है, बीजेपी प्लस, जिसमें एलजेपी, 28 सीट बीजेपी प्लस को, यानी यहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ही उभरती हुई दिख रही है और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी यहां पर जेडीयू। अब हम एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस के एग्जिट पोल की। बिहार की सूरत यहां पर क्या है, इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की सूरत कुछ इस तरह से उभरती हुई दिख रही है। 40 सीट में से बीजेपी प्लस को ये भी 30 सीट दे रहे हैं, यानी ये पिछले सी वोटर के सर्वे से भी 2 सीट ज्यादा बीजेपी को दे रहे हैं। 18 सीट का फायदा है। कांग्रेस प्लस, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, 7 सीट लेती हुई दिख रही है, 1 का फायदा है, 6 थी 2009 में। बात हम जेडीयू की करें तो 3 यहां पर मिल रही है, यानी 17 का नुकसान है। सबसे पतली हालत अगर देखें तो जेडीयू की ही है। अब ये क्यों है, इसको एनालाइज करना होगा जेडीयू को, लेकिन दोनों ही सर्विस जेडीयू को पूरी तरह से मार्जिनलाइज करते हुए दिख रहे हैं इन चुनाव में। अब हम एवरेज देख लेते हैं, मीन औसत जो इन दोनों सर्विस का है बिहार में, वो ये कुल 40 सीट में से बीजेपी प्लस को 29 सीट मिल रही है, कांग्रेस प्लस, कांग्रेस और सहयोगी दल 9, जेडीयू को केवल 2। ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। झारखंड की बात हम करें, झारखंड NWSC वोटर के मुताबिक झारखंड में जो तस्वीर है वो इस तरह से है कुछ। झारखंड में कुल सीटें जो हैं 14 हैं और इसमें से बीजेपी प्लस एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई बीजेपी प्लस, बीजेपी और सहयोगी 9 सीट ले रहे हैं, 1 का फायदा है। कांग्रेस की हम बात अगर करें तो कांग्रेस को झारखंड में 14 में से 3 सीट मिलती हुई दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक। ये एक्सिस का डेटा हम आपको पहले दिखा रहे हैं। इस डेटा के मुताबिक बीजेपी प्लस को 12 मिल रही है, 4 का फायदा है झारखंड में। कांग्रेस सहयोगियों को 1, 2 का नुकसान। जेवीएम 1 सीट और अदर्स यानी अन्य को कोई सीट नहीं हासिल हो रही है इस सर्वे के मुताबिक, 2 का नुकसान है। अब देखेंगे हम NWSC वोटर के मुताबिक झारखंड में किस तरह की स्थिति बन रही है। झारखंड की हमने जैसे कि पहले बात की, कुल सीट 14 बीजेपी प्लस को झारखंड में। NWSC वोटर के हिसाब से भी 9 सीट मिल रही है, 1 का फायदा, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है। कांग्रेस प्लस को 3। एक बार फिर हम मीन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये नजर डाल सकते हैं NWSC वोटर के एग्जिट पोल की। जैसे कि हम बता रहे थे, 9 सीट बीजेपी प्लस को मिल रही है, 1 का फायदा है, 3 कांग्रेस को, 1 जेवीएम को और अन्य केवल 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिख रही है। एवरेज देख लेते हैं, झारखंड की टैलीज का इन दोनों सर्विस के मुताबिक एवरेज क्या है। एवरेज अगर देखें औसत, तो 14 सीट में से बीजेपी प्लस 11 सीट के साथ सबसे आगे है। कांग्रेस सहयोगी 2 सीट के साथ खराब परफॉर्मेंस, जेवीएम को 1, अन्य को कोई सीट नहीं। तो ये औसत है दोनों एग्जिट पोल्स का, यानी इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार झारखंड में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है और नरेंद्र मोदी ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हुए दिखते हैं। दीपक।
तो सीधे चलते हैं हम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक के पास। अजय, सबसे पहला सवाल, 17 सीटों का नुकसान मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है जनता दल यूनाइटेड, क्या कहेंगे आप इस एग्जिट पोल के मुताबिक? अरे 3 सीटें तो दी कम से कम हमें, यही काफी है नहीं? पिछले सितंबर से सिर्फ ये एग्जिट पोल आ रहा था तो ये एंटरटेनमेंट बॉक्स हो गया है, इतना अच्छा मनोरंजन कर रहा है। अब 3 दिन और बचे हुए हैं, आज 12 तारीख हो गई, 12, 13, 14, 15, 4 दिन और मनोरंजन करें लोग, 16 तारीख को तो नतीजे आ ही जाएंगे। चलिए, आप इतने कयास लगाने की क्या जरूरत है? चलिए, इतने बयानवीर है, ये लोग एग्जिट पोल करवा रहे हैं और ये एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है ये तो हम लोग बीच में भी देख चुके हैं, भी कुछ दिनों पहले। तो इस पे मैं क्या बोलूं अपनी टिप्पणी आपको। चलिए फिर आप अपना मनोरंजन कीजिए, मैं सीरियस नोट पर प्रभु के पास चलता हूं। प्रभु, 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एक सर्वे के मुताबिक और 28 सीटें एक सर्वे के मुताबिक, आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? एक मोदी वेव है, लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। अगर मुसलमान भाई भी चाहते हैं कि मोदी जीत जाए बिहार के अंदर, और सारे दलित भी चाहते हैं तो जीत जाए, 30 क्या 35 भी आ सकती है, क्योंकि इस हिसाब से ये लगता है कि ओपिनियन पोल के अंदर कास्ट बैरियर सारे टूट गए हैं। जनता दल जो जनता पार्टी जीती थी 1977 के अंदर, तब भी आपको वहां पर कांग्रेस सीटें नहीं मिली थी, परंतु एक सब 4 पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बनी थी। जो ओपिनियन पोल आप बिहार के अंदर दिखा रहे हैं उसके अंदर ये मान करके चलना पड़ेगा कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुस्लिम वोट 25%, 24% है, वो भी सीटें अगर उनके पास जाएंगी तभी बीजेपी की इतनी सीटें आ सकती हैं। और रामविलास पासवान की छवि तो बहुत अच्छी है, वो कास्टिस्ट भी नहीं है, नेशनलिस्ट हो गए हैं, तो उनके भी वोट ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी तरफ। तो ये अजम्पशन हमारी ये है कि मोदी वेव अगर इतनी बड़ी है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, परंतु इस देश के अंदर कास्ट बैरियर टूटे हैं, अगर मोदी उसमें सफल हुए हैं तो वो क्रांतिकारी, जिसको हम कह सकते हैं, वो वाकई क्रांतिकारी नेता होंगे। मेरा अगला सवाल, क्या मोदी इतने क्रांतिकारी नेता हैं कि वो कास्ट बैरियर तोड़ सकते हैं? नहीं, क्रांतिकारी तो है, जब 3 लाख किलोमीटर उन्होंने कवर कर लिया। कोई भी नेता हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख किलोमीटर, मतलब अराउंड द वर्ल्ड इन $2 करनी थी मैंने इसके बाद, अराउंड द वर्ल्ड ट्वाइस ओवर, 2 बार घूम गए वर्ल्ड के अंदर, 500 उन्होंने मीटिंग कर ली, इतने सारे एड्रेसेस की, 3D की, उन्होंने नया कैंपेन किया। मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद पर्सनली घुमाऊं, मेरे को कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता लगा, वहां पर कैंडिडेट की फोटो भी नहीं दिखाई दी, मोदी की सीटों पर दिखाई देती थी। तो 428 सीटों के अंदर केवल मोदी चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट नहीं लड़ रहे थे। इसलिए मोदी साहब ने एक क्रांतिकारी नेता की तरह काम जरूर किया। उनकी पब्लिसिटी, उनकी मार्केटिंग, उनकी टेक्निक जो उनकी साथ काम कर रही थी, ओबामा की तरह या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन्होंने उतना खर्चा भी किया। अगर उसमें सफल होते हैं तो उनको कहना पड़ेगा वो क्रांतिकारी नेता है, कहना पड़ेगा क्रांतिकारी नेता। ज्ञानेश्वर, ये फिगर आपके गले उतरता है? देखिए, ये फिगर जो सी वोटर का है वो रियलिस्टिक से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार में मोदी वेव नहीं था, लेकिन यह भी सही है कि बिहार में मोदी वेव से ज्यादा कास्ट मायने रखता था। लालू प्रसाद का बहुत बड़ा अभ्युदय हुआ, जदयू का सफाया हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लोगों ने माना कि भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा जाना सही नहीं था। और फिर जो नीतीश कुमार के आधार वोट थे, जो वो अति पिछड़ा की बात करते थे, महादलित की बात करते थे, वो वोट प्रसाद की तरफ बट गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन लालू 10 सीट लेकर आए या 12 सीट लेकर आए, बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर बिहार में आ रहे हैं। और भाजपा को मेरे अनुमान से 23 से 25 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 चरणों के चुनाव में भाजपा ने बिहार में अपनी स्थिति सुधारी। वे सारे कार्ड खेले जिसके लिए भाजपा जानी नहीं जाती थी। अखबार में एक दिन विज्ञापन छपा जिसमें 13 नेताओं की तस्वीरें थी, सिर्फ एक जाति के, क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हीं जातियों का वर्चस्व था। तो यह कहा जाना कि भाजपा ने जाति की राजनीति नहीं की, बिहार में भाजपा ने भी उसी तरीके से जाति की राजनीति की जैसे दूसरे दलों के लोग कर रहे थे। प्रभु, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाति की राजनीति तो नरेंद्र मोदी ने भी की। उन्होंने भी जब नीचे प्रचार वाली बात आई तो उसको नीची जाति से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी जाति लोगों को बार बार बताई। उन्होंने कहा नीची जाति का हूं और नीची जाति के प्रचार। तो जाति की राजनीति तो नरेंद्र मोदी ने भी की चुनाव प्रचार के अंत तक आते आते। तो हम ये क्यों मानकर चले कि वो बिल्कुल ओबामा स्टाइल में लड़े और कन्वेंशनल स्टाइल में जो भारतीय राजनीति है वो करना बिल्कुल भूल गए? उन्होंने क्या मिक्स एंड मैच नहीं किया दोनों राजनीति का? उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया। शुरू में डेवलपमेंट एजेंडा, विकास
की बात करते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे। जैसे जैसे 5 चरण खत्म हो गए, जैसे साउथ के खत्म हो गया, वेस्ट का खत्म हो गया, ऐसी जगह जहां पर कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, तब तक वो डेवलपमेंट की बात करते रहे। जब वो ऐसी जगह पर आए जहां पर कास्ट प्ले करती है, ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, उसके अंदर क्योंकि मुस्लिम राजनीति, कम्युनल राजनीति करनी थी, आसाम है जहां पर उन्होंने जाकर के उसका, वेस्ट बंगाल में कहा कि बांग्लादेशियों को बिस्तरा बांधना पड़ेगा अपना। तो जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र के अंदर गए, जहां चुनाव खत्म होते गए, वहां पर वो जाति की तरफ आ गए। मोदी को जाति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोदी अपने आप में एक ही नेता सारे देश में दिखाई देते थे, कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता था। इन्होंने भी उनको एडवाइस किया, इसका मतलब या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने गुजरात मॉडल के ऊपर, या उनको अपनी ऊपर कैपेसिटी, वर्करों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कास्ट बैरियर को रोक पाएंगे। परंतु जो एग्जिट पोल आ रहा है उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि एग्जिट पोल टूट रहा है। परंतु मैंने बिहार में जो देखा, मैं अपने इनसे सहमत नहीं हूं कि बिहार के अंदर लालू का वर्चस्व बहुत था। लालू जो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की 10 सीटें आएंगी मिला के दोनों की, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा सीटें आएंगी उनकी, 10 से 15 भी जा सकती है वहां पर, क्योंकि लालू अपने आप में ऑल्टरनेटिव वहां पर दिखाई देते हैं नीतीश कुमार के। तो लालू नीतीश तो खत्म हो गया कि 1.5 साल पहले हम लोगों ने लिख दिया कि नीतीश कुमार हीरो नहीं है, तो नीतीश कुमार की जगह लालू वहां इमर्ज करके आए हैं। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन होता है तो यादव और मुस्लिम मिलकर के दलित के साथ रिजल्ट वहां पर बदल सकता है। तो इसलिए जो आप जो कह रहे हैं कि मोदी को राजनीति इसलिए करनी पड़ी, उनको लगा कि जातीय क्षेत्रों के हिसाब से आप नहीं खड़े करेंगे। जैसे मुस्लिम नेता को वो डिफेक्ट करा रहे थे बिहार के अंदर, तो बाकी कास्ट लीडर जो है उन्होंने वहां यूपी के अंदर डिफेक्ट कराए। अगर आप नेताओं का डिफेक्शन देखें, उन्होंने जातीय आधार पर लोगों को डिफेक्शन कराया। 52 लोग जो कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से लेकर के टिकट दिया जिनको, उन सबकी कास्ट बेसिस था लेने का कि इनका बड़ा फर्क पड़ेगा। तो राजनीति तो कास्ट की शुरू से करते आ रहे थे, परंतु यूपी और बिहार में वो बाद में आया। उनको लगता था कि यूपी और बिहार में अगर उनके पास 70 सीटें नहीं आएंगी तो 200 का आंकड़ा क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा। और यूपी और बिहार में कास्ट राजनीति किए बिना, अब राम का नाम भी आपने ले लिया जाकर, भगवान राम का तो पोस्टर लगा दिया आपने एक स्टेज पर जाकर के। तो इन्होंने कम्युनल कार्ड भी खेला, जातीय कार्ड भी खेला, कि यूपी और बिहार में उनका दारोमदार डिपेंड करता है। अगर मोदी वेव यहां पर नहीं चलती है तो उसके बाद लगता है 220 सीटें भी नहीं आएंगी। बिल्कुल 220 सीटें भी नहीं आएंगी। सीधे चलते हैं डॉक्टर अनिल जैन के पीछे। डॉक्टर अनिल जैन, हर तरह के कार्ड खेलते हैं मोदी साहब ने, डेवलपमेंट का खेल दिया, कम्युनल खेल दिया, कास्ट का खेल दिया, सभी तरह के कार्ड खेल दिए। देखिए, जहां तक मोदी साहब की बात है, जैसे आप लोग कह रहे थे कि क्रांतिकारी नेता है, ये निश्चित रूप से मोदी जी क्रांतिकारी नेता है। 3 लाख किलोमीटर का यात्रा करना, 500 से ज्यादा सभाएं करना, 5800 इवेंट्स करना, 3D के माध्यम से, SMS के माध्यम से, चाय पर चर्चा के माध्यम से, ऐसा देश में, और सोशल मीडिया को अपनी तरफ करना, किसी पार्टी के लोगों ने ऐसा नहीं किया। सबके लिए उपलब्धता थी, सबने इस बात को ऑर्गेनाइज तरीके से किया नहीं। मोदी जी ने इस तरीके से पूरे कैंपेन को चलाया। ये निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम था। ये एक कदम नहीं था, एक कार्ड नहीं था। और जहां तक प्रभु जी जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है। मोदी जी ने अपनी अंतिम समय में भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की बात करी बलिया में अभी अंतिम समय में हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट के कार्ड को आगे रखा। जब अन्य पार्टी के लोगों ने उन पर आरोप प्रत्यारोप किए, उसका उन्होंने जवाब दिया। और उस जवाब में अगर जाति निकल कर आती है तो राजनीति को नीच कहना, नीच कभी राजनीति के लिए नहीं यूज होता। निम्न स्तर की राजनीति हो सकती है, लो लेवल की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन नीच कहना अर्थात ये जाति से उन लोगों ने जोड़ा। इसका जवाब मोदी जी ने जब करारा जवाब दिया तो वो धराशायी हुए। ऐसे ही बांग्लादेशी वाली बात जहां तक है, बांग्लादेशी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड क्लियर रहा है कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही चाहिए, उनका डिमार्केशन होना चाहिए, उनको पीडीएस सिस्टम से बाहर होना चाहिए, उनको वोटिंग सिस्टम से बाहर होना चाहिए। लेकिन इस बात को कहने की हिम्मत बाकी लोग नहीं रखते। ये देश का मुद्दा है, ये कम्युनल कार्ड नहीं है। और जहां तक राम की बात है, अयोध्या में अगर वहां के उत्साही कार्यकर्ताओं ने अगर हमने राम का उपयोग करना होता तो सब जगह करते। एक लोकसभा में, और वो भी अयोध्या में भगवान राम का चित्र नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे। उन्होंने उसको भी राम राज्य से जोड़ा, जो कि गांधी जी ने भी जोड़ा था। गांधी जी मरते मरते तक भी हे राम कहकर ही मरे, तो गांधी जी को भी कम्युनल कह दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, गलत है। राम को सुशासन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अंतिम बात
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास, अभी बहुत वक्त है, हमको कर्नाटक चलना है। और शीतल, शहजाद मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कर्नाटक पे आऊंगा तब आपका एक कमेंट लेता हूँ। शीतल, सीधे चलते कर्नाटक के फिगर्स पे। बिल्कुल, दक्षिण भारत बेहद अहम है, खासतौर से जब सहयोगियों की बात आएगी सरकार बनाने के वक्त, तो ये काफी अहम हो जाएगा। कर्नाटक की आपने बात की दीपक, अगर हम सी वोटर एनडब्ल्यूएस के एग्जिट पोल की बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी प्लस को 18 सीट मिलती हुई दिख रही है, एक का नुकसान है। सरप्राइजिंग है कि विधानसभा चुनाव में उनके परफॉर्मेंस के बावजूद अगर 18 सीट वो लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस प्लस को 7 सीट मिल रही है, एक का फायदा है। जेडीएस 3 सीट ले रही है, पिछली बार ये खाता भी नहीं खोल पाई थी। ये सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है कर्नाटक के बारे में। अगर हम एक्सिस के एग्जिट पोल के नतीजे देखें, कर्नाटक के 28 सीट में से बीजेपी प्लस को 13 मिल रही है, 6 का नुकसान यहां बता रहे हैं। 2009 में 19 सीट बीजेपी प्लस लेकर आई थी। कांग्रेस प्लस को 14, कांग्रेस और सहयोगियों को 14 मिल रही है, फायदा है 8 का। जेडीएस को 1 मिल रही है, 2 का नुकसान है। मीन भी देख लेते हैं, इन दोनों का मीन जो है औसत क्या है कर्नाटक में। इन दोनों एग्जिट पोल्स का औसत अगर देखें तो बीजेपी प्लस 16 यानी 16 सीट ले रही है, जो कि एक बार फिर सबसे ज्यादा है, सभी दलों से ज्यादा है और गठजोड़ों से ज्यादा है। कांग्रेस प्लस 10 सीट ले रही है कर्नाटक में, जेडीएस को 2 सीट हासिल हो रही है कर्नाटक में। ये इन दोनों एग्जिट पोल्स का मीन बताता है। दीपक का अधिकार वाला क्षेत्र अभी है। देखो मोदी, फिर मैं मोदी जोड़ूंगा इस चुनाव को, क्योंकि मोदी वहां पर असेंबली इलेक्शन में भी प्रचार करने गए थे, वहां कोई सक्सेस उनको ज्यादा मिली नहीं थी। अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार है जो लगभग काफी 2/3 मत के करीब पहुंच गई थी और बीजेपी के 50 से कम सीटें हैं, अगर आप उनको कन्वर्ट करेंगे पार्लियामेंट सीट के अंदर तो 6 सीटें भी नहीं आनी चाहिए। मेरे को लगता है ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा बीजेपी की साइड की तरफ है। मेरे को लगता है थोड़ी इनसे कम आएंगी, ज्यादा पहुंच गई थी और बीजेपी के 50 से कम सीटें हैं, अगर आप उनको कन्वर्ट करेंगे पार्लियामेंट सीट के अंदर तो 6 सीटें भी नहीं आनी चाहिए। मेरे को लगता है ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा बीजेपी की साइड की तरफ है। मेरे को लगता है थोड़ी इनसे कम आएंगी, ज्यादा कांग्रेस की सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो लगता है कांग्रेस की फेवर में है। अति पिछड़े जाति के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, ऊपर अपर कास्ट जो है वो लगता है बीजेपी और कांग्रेस बढ़ जाएंगे बाकी उसके अंदर देवेगौड़ा के साथ, तो कांग्रेस को थोड़ा फायदा इसके अंदर होगा, ज्यादा मार्जिनल फायदा का 2-3 सीटों का, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्धरामैया वहां पर एक अच्छे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलवाने की कैपेसिटी रखते हैं। बिल्कुल। शहजाद, आपको क्या लगता है कर्नाटका में बीजेपी 16 तक पहुंच जाएगी? जी देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपके इस वाले सर्वे में भी आप देख लीजिए कर्नाटक के विषय में, एक जो है आपको 7 दे रहा है कांग्रेस को, दूसरा जो है 14 दे रहा है। यही चीज बिहार में भी मैंने आपको बताया, राजद को 0 दे रहे थे, वहां पे कोई 10 दे रहा है। तो इतना अंतर कैसे हो सकता है? प्रभु चावला जी और अन्य लोगों ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, मैं उनसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या इन चीजों में एग्जिट पोल में खासकर बीजेपी के समर्थकों का और अर्बन वोटर का ओवर पोलिंग होता है या नहीं होता है, और किस प्रमाण तक होता है? ये प्रभु जी जरा उसको स्पष्ट करें, क्योंकि वो बहुत जानते हैं इन चीजों के बारे में। और दूसरा मैं जवाब देना चाहूंगा भाजपा के नेता का, अडवाणी जी ने सबसे बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया मोदी जी का। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है बढ़िया इवेंट मैनेजर है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, वो इवेंट मैनेजर बढ़िया है, अभी भी इवेंट मैनेज कर रहे हैं चुनावों के बाद भी, ये आपको टेलीविजन चैनल पे दिख रहा है खुलेआम से। और जो नीच राजनीति की बात है, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मोदी जी की राजनीति नीच नहीं है, उनकी सोच और उनके जो कृत्य है वो नीच है। मैं आपको तो कैसे पता लगे कांग्रेस ने किस तरह के नीच कृत्य किए हैं? कांग्रेस ने किस तरह के नीच कृत्य किए हैं सारे देश ने देखा है, और उसी से पता लग रहा है। जब आपको उसका जवाब 16 मई को देंगे हम, 16 मई को उसका जवाब मिलेगा ना आपको। गुजरात में जब एग्जिट पोल में बदल जाएंगे। बिल्कुल प्रभु, आप जवाब देना चाहेंगे? शहजाद ने एक सवाल उछाला। शहजाद ने ठीक सवाल उठाया, क्योंकि मैंने लगभग 23 से 24 ओपिनियन पोल जब मैं डिटेल इंडिया टुडे में था उसके बाद भी मैंने देखे हैं। ये बात मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत सारे ओपिनियन पोल मेजोरिटी गलत निकले हैं, हर चैनल के गलत निकले हैं, हर शुरू में हम लोग करते हैं 1980 के अंदर हमने ओपिनियन पोल किया था इंडिया टुडे का, तब वो ठीक निकला था। उसका राजीव गांधी का जो हमने 1984 में किया था वो भी ठीक निकला था, परंतु उसके बाद दिशा ठीक बताते हैं। परंतु ये बात आपकी सच है कि एग्जिट पोल जो है कई बार
मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा 40% का एक बार पिछली बार हुआ 2009 और 2004 के अंदर। एक बार हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 2004 के अंदर ओपिनियन पोल के अंदर, नॉट एग्जिट पोल के अंदर, कि एनडीए को 334 या 340 सीटें मिलेंगी, परंतु 160 के अंदर आकर के रुक गए। ऐसे पिछले कितने चैनल हैं जिन्होंने कितने इनके एग्जिट पोल गलत निकले। पर जो अर्बन और रूरल की बात आपने कही है वो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो हम पॉपुलेशन को प्रोपोर्शनली बांट लेते हैं। अगर 1000 का सैंपल है, अगर रूरल पॉपुलेशन वहां पर 52% है तो हम 52% सैंपल के अंदर रूरल रखेंगे। ये ऐसा हमारे को एजेंसी करके बताती है। परंतु एक बात आपसे सहमत हूं कि जो करने जाते हैं ओपिनियन पोल कलेक्ट करने जाते हैं वो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं, वही कलेक्ट करते हैं जाकर के ओपिनियन। उनका अगर बायस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। परंतु दिल्ली का वोटों का जो डिवीजन होता है वो कास्ट का भी होगा, औरतों का भी होगा, वो जितना सेंसेस होता है उसके हिसाब से हम सैंपल को बांटते हैं, उस हिसाब से ओपिनियन को कलेक्ट करते हैं। अर्बन बायस अगर इन्वेस्टिगेटर्स के अंदर है जिनको भेजते हैं उसके बारे में मैं गारंटी कुछ नहीं ले सकता। शहजाद, आपके सवाल का जवाब एक्सिस एपीएम के जो चेयरमैन है प्रदीप गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देंगे कि आखिरकार उन्होंने ये पूरा सर्वे किस आधार पे किया, किस आधार पे नतीजे दिखा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी और क्या रूरल और अर्बन बायस रखा गया इस सर्वे के दौरान? जी, मेथोडोलॉजी में संक्षिप्त में बताऊं या विस्तृत में बताऊं? संक्षेप में बताइए सर। संक्षेप में हमें ये समझना जरूरी है कि इंडिया क्या है और वोटर कौन है। सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कहाँ रहता है, कहाँ से आता है? मैं आपसे लघु कथा लिखने की बात कर रहा हूँ, आप उपन्यास लिख रहे हैं। आपने आई वॉन्ट अ शॉर्ट स्टोरी, यू आर राइटिंग अ नॉवेल। कर्नाटक तो रूरल ज्यादा है, अर्बन कम। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें रूरल अर्बन, कास्ट, जेंडर्स और कास्ट, जेंडर्स, एज ग्रुप और ये वोटर्स जो 72% रूरल वोटर जो कि विभिन्न विधानसभाओं में रहता है। इससे भी आगे चल के हमने इसका भी ध्यान दिया है कि पर्टिकुलर लोकसभा सीट पे यदि कैंडिडेट जो हैं वो पर्टिकुलर विधानसभा से हैं तो वहां पर क्या रुझान है, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो दूसरी विधानसभा से हैं तो उसका क्या रुझान है। इन सभी चीजों का सैंपल साइज में खासा ध्यान रखा गया। सैंपल साइज सिलेक्शन इसी आधार पे किया गया, अर्बन, रूरल, कास्ट वाइज। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में सारा का सारा सिस्टम जो है कास्ट बेस्ड है। तो जो सैंपल साइज का सिलेक्शन है वो जाति के आधार पर किया गया। एक सवाल पूछ लूं दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो मैं पहले भी पोस्टर से पूछता रहा हूं, किसी ने जवाब नहीं देते वो लोग। आप जब वोटर के पास जाते हैं उसकी जाति भी पूछते हैं क्या? जी, आप जब वोटर के पास जाते हैं सैंपल करने के लिए, जैसे मेरे पास आए कि आपने मेरे से पूछा प्रभु चावला जी आप बताइए आपकी जाति क्या है, उसके बाद आपने मेरे से पूछा किसको वोट देंगे? जी जी जी, यदि आप हमारा क्वेश्चनर देखें तो सबसे पहला है आपका नाम क्या है। हाँ, और नाम के आधार पे, नाम से नहीं मालूम होता, नाम से जात पता लगती नहीं। नाम मैं प्रभु चावला कौन सी जात यदि हमें ये जी 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 तो आप जात पूछेंगे ना मेरी? आधार पे यदि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है सर्वे को, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि आपकी जाति कौन सी, एसटी, एससी, मुस्लिम, ओबीसी, बनिया। नहीं पूछते हैं आप उनसे? और मैं ये सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते? सवाल पूछने के पहले ये नहीं जरूर पूछते हैं, और जो लिखता नहीं है जाति उसका क्या, लेकिन वो जो सवाल है वो बहुत बाद में होता है। वो जो जाति नहीं बताता अपनी, ऐसे बहुत लोग जाति नहीं बताते बिहार में, ऐसे बहुत लोग हैं हम पता नहीं लगता कौन ठाकुर है कौन उसके अंदर भूमिहार है। झा ब्राह्मण भी हो सकता है, भूमिहार भी हो सकता है। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि जो जाति अपनी नहीं बताता उसको किस जात में डालते हो आप? जो जाति नहीं बताता अपनी जात। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए मैं फिर से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुंबई स्टूडियो में बैठे हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर आवाज ना आए। बता रहा है कि नहीं, इसका क्या आपके पास तथ्य है? शहजाद पूनावाला जी एक मिनट, मैं आपके पास लौटता हूँ। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौट